नमस्ते भाई, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं सभी? सारे के सारे दोस्त कैसे हैं? एक बार मैं हरीश गौतम एक बार फिर से आप सभी के बीच में लाइव हो चुका हूं। और कैसे हैं सभी मेरे भाई? एक बार बताएंगे सारे दोस्त। खुशी बेटा कैसे हो? लल्लू और भाई मंटू, अंशु, मुकेश तिवारी, अंशु, दो दो अंशु है। बहुत बढ़िया भाई, लल्लू, मुकेश, ब्रजेश, अंशु। चलिए भाई, ओके। उड़ा उड़ा के नमस्ते सर। चलिए भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते सोनम, लल्लू, सागर। ओके। आप बताइए। मैं बढ़िया। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बाकी सब सही है। चलिए, आपके साथ सब लोगों के पास आ चुके हैं तो सब अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे सारी सारी चीजें क्लियर हैं? हाँ भाई, एक बार बताएंगे। आवाज आ रही है आपको? सुनैना, शिवा, वेरी गुड। पंकज, मीनाक्षी, सुमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ओके चलिए भाई, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अगले प्यारे से सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, चलो। यहां तक कोई परेशानी, किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? कल तक मैंने जो कराया है, सीट मैंने डाल रखी थी। अब मैं आज आज इसका अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर चल रहा हूं आपको। और मेरे बच्चे, एंड में जो मैं आपको बताऊंगा, फिर क्या करेंगे हम? जो बात करेंगे दोस्त, इसकी बात करेंगे कल। हम आपका डाउट क्लास भी लेंगे और मॉक टेस्ट भी करेंगे, है ना? चलिए, आइए और बढ़ते हैं मेरे बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं हम। रेशियो और प्रोपोर्शन के अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं, जहां आज की क्लास में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना? कौन सा टॉपिक था हमारा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात की बात कर रहे थे। तो यहाँ आपको कोई डाउट जो होंगे, मैं आपके सारे डाउट ले लूंगा। कल की क्लास अपन जो है डाउट क्लास की ही रखेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है। ये मैंने दोस्त आपको सारे सवाल करा दिए थे, हीरा वाले, हीरा वीरा वाले, टूटने वाले, ये सारे सवाल करा दिए थे। एक प्यारा सा प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके बीच में, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। और वो कौन सा है मेरे बच्चे? ये वाला प्रश्न। यानी ये वाला प्रश्न जो है मेरे दोस्त, ये आपका बहुत ज्यादा पूछा गया, कई बार आपको पूछा गया है। आज जो शुरुआत करने वाला हूं मैं, इसी प्रश्न से करने वाला हूं। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? बताएंगे एक बार। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और आप देखेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से समझेंगे इस प्यारे से प्रश्न को। प्रश्न आपको डीपीपी नहीं डाला गया था, यश बाबू, डाला गया है पूरा कंप्लीट डीपीपी आपको ऊपर पड़ा हुआ है। जो अब तक के जितने टॉपिक आपको कराए उनका डीपीपी मेरे बच्चे कंप्लीट डला हुआ है, एक बार देख लेना, है ना? आइए, नन्ना दिख रहा है? नो सर। चलिए भाई, अगर नहीं है तो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये क्यों नहीं दिखाता? अभी आप दिखा देंगे। चलिए, अभी आपको दिखा देते हैं मेरे बच्चे। सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, एक बार सभी बच्चे देखेंगे और ये दिख जाएगा आपको ऐसे करके। चलो भाई, अब तो दिख गया। एक बार बताएंगे, अभी तो दिख गया है आपको? अब बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं कोई परेशानी? हाँ। चलिए भाई, अब देखेंगे सारे के सारे बच्चे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। प्यारा प्रश्न दिया है, देखो। एक व्यक्ति ने 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़ी भूरे मोजे खरीदे। काले मोजे के जोड़े को का मूल्य भूरे मोजे के जोड़ी के 2 गुने के बराबर है। लेकिन बिल बनाने के वक्त क्लर्क ने गलती से दोनों मोजों के जोड़ों को संख्या जो है बदल दी और बिल 50% बढ़ गया। काले और भूरे मोजों की शुरुआत में अनुपात क्या था? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। देखिए भाई, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। आपको पता है कुछ तो इसके पास में ब्लैक सॉक्स थे, कुछ तो ब्लैक सॉक्स थे और कुछ मेरे बच्चे ब्राउन सॉक्स थे। बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत सुंदर सुंदर सवाल मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त सवाल मिलेंगे आज की क्लास के अंदर। तो ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर मेरे बच्चे मैं बात करूंगा ब्लैक और ब्राउन की, तो अगर बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहा है जी 4 जोड़ी ब्लैक मोजे हैं। यानी कि अगर काउंटिंग की बात करें, पेयर की बात करें, तो 4 जोड़ी तो ब्लैक करके हैं। पेयर की बात करें, 4 जोड़ी तो मेरे बच्चे ब्लैक कलर के हैं और कुछ जोड़ी मेरे बच्चे मान लिया कि n जोड़ी आपके ब्राउन कलर के हैं। ये इनके आपके पेयर की यानी संख्या का अनुपात दिया है।
काले मोजी का मूल्य जो है भूरे मोजे के मेरे बच्चे कितना है, दुगना है। यानी अगर प्राइस की बात करेंगे साथियों, प्राइस की बात जो कर रहा है ये आपका ब्लैक वाला जो है ब्राउन वाले से दुगना है। बस जितना कहेगा उतना अपन करते जाएंगे। अब मेरे भाई वास्तव में अगर मैं इसका प्राइस पूछता, टोटल खर्चा पूछता, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च अगर बात करता दोस्तों, तो आप देखोगे कितना आएगा। देखो भाई 4 जोड़ी काले जुर्राब हैं और 2 रुपए उसका प्राइस है, तो टोटल कितना रुपया हो गया, 4 दूनी 8 रुपया, यानी 8 तो हमारा यहाँ खर्चा होगा, प्लस n जोड़ी ये है, एक जोड़ी का 1 रुपया, तो ये कितना हो गया 8 + n, यानी खर्चा इतना होना चाहिए था। बोलो हाँ है ना। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, जब क्लर्क बिल बना रहा था तो बिल बनाते समय क्लर्क से क्या हो गया, बिल बनाते समय क्लर्क ने नशे में क्या कर दिया मेरे बच्चे, क्या कर दिया, क्लर्क बिल बनाते समय गलती कर दी, दोनों मोजों के जोड़ों को बदल दिया और बिल 50% बढ़ गया, ये बोला गया है। इसका मतलब मेरे बच्चे आपने उसने सोचा कि काले जोड़ी जो जुर्राब हैं 2 जोड़ी नहीं है, वो कितने हैं, 1 जोड़ी है, और भूरे रंग के आपके 1 जोड़ी नहीं है, वो कितने हैं, 2 जोड़ी है। तो आप बताओ अगर काला जोड़ी 1 जोड़ी होगा तो 4 गुना आप कहेंगे 1 यानी 4 रुपए हो जाएगा, 4 गुना 1 मतलब 4 रुपए, और यहां करेंगे प्लस मेरे बच्चे 2n हो जाएगा। ये बात बताएंगे, सभी के समझ में आया। एक बार यस और नो करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझो। यानी गलती के कारण जो एक्सपेंडिचर इतना हो गया और सही आपका खर्चा कितना था, सही खर्चा ये है और गलती से खर्चा इतना हो गया। बोलो क्लियर है। इसके कारण बिल 50% बढ़ गया, यानी कि जो ये वाला प्राइस है इससे 50% ज्यादा है। तो बेटा 50% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे 50% होता है 1/2। कितना होता है, 1/2, यानी 2 रुपए से 1 ज्यादा है। अगर 2 रुपए से 1 ज्यादा है तो 2 रुपए से 1 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 3। बोलो हाँ ना। यानी अगर इस बिल का प्राइस अगर 8 + n = 2 है तो ये 4 + 2n = 3 होगा। यानी कि साथियों 8 + n = अगर 2 है तो ये आपका 4 + 2n = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई, ध्यान से समझो, एक बार ध्यान से समझो, क्योंकि अच्छे लेवल के भी सवाल आते हैं, इसीलिए मैं आसान भी कराता हूं, टिपिकल भी कराता हूं, हर लेवल के सवाल करा रहा हूं। ठीक है बच्चे। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहां आप देखेंगे कि अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही है सर। तो जब जे इसके पास आएगा 3 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का मेरे बच्चे 3n हो जाएगा। यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 यानी 8 हो जाएगा, और प्लस मेरे बच्चे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ये बात क्लियर है सर। n को n के पास ले जाओ तो 4 में से 3n घटेगा तो कितना बचेगा, n बचेगा। 24 में से 8 घटेगा तो मेरे बच्चे आप कहेंगे 16 आएगा। यानी कि आप देखेंगे भूरे रंग के जो जुर्राब थे उनकी जोड़ी कितनी आ गई, 16 आ गई। कितने जोड़ी आ गई, 16 जोड़ी आ गई। अगर आपसे पूछेगा कि भूरे रंग के जुर्राब कितने जोड़ी हैं तो 16 जोड़ी आंसर आ जाएगा, 16 जोड़ी। अगर ये पूछेगा कि ये सवाल कैसे आ गया, ये कहां से आ गया, चलो अगर ये भूरे रंग के जुर्राब पूछेगा तो कितने जोड़ी आंसर आ जाएगा, 16 जोड़ी आ जाएगा, 16 जोड़ी आएगा। एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है। माइंड के ऊपर से गया कुछ कुछ, मुझे पता है मेरे बच्चे, सवाल थोड़ा टिपिकल आता है तो आपके फ्यूज उड़ते हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, ध्यान से समझना, मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है भाई। अगर भूरे रंग के जुर्राब की बात करेगा 16 जोड़ी, दोबारा समझो भाई। सवाल कह रहा है जी काले कलर के जो जुर्राब है भूरे कलर के जुर्राब की कीमत से दुगना कीमत की है, यानी ब्राउन कलर के जो कीमत है, प्राइस है मेरे बच्चे, ब्लैक कलर की जो प्राइस है, यानी काले कलर के जुर्राब हैं भूरे कलर के जुर्राब से दुगने रुपए के हैं। अगर ये भूरे कलर का 1 रुपए का है तो काले कलर का 2 रुपए का हो गया। सवाल में बोला है काले कलर के जो जुर्राब है 4 जोड़ी है और भूरे कलर के कितने नहीं पता, तो n जोड़ी है। अब अगर इनका बिल बनाने की बात करेगा तो काले हैं 4 जोड़ी और 2 रुपए उनका प्राइस है 1 जोड़ी का, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और n × 1 n हो गया। वास्तव में इतने रुपए का खर्चा होना चाहिए। अब भाई साहब क्लर्क बाबू ने क्या किया, उनकी बुद्धि कहीं और थी, कोई और लाइन में लग रही थी मैडम, उनकी तरफ नजर थी, बिल बनाते समय पेल दिए भाई साहब। आंसर क्या हो गया, यानी हुआ क्या मेरे भाई कि इन्होंने क्या किया कि जो ब्राउन कलर की संख्या थी वो भूरे कलर की, मतलब जो संख्या थी वो काले कलर की मान ली, और जो काले कलर की संख्या थी वो भूरे कलर की मान ली। यानी कि भूरे कलर के कितने सॉक्स बता दिए इन्होंने, 2, तो 2 × n कितना हो गया 2n, और काले कलर के कितने बना दिए 1, 4 × n 1 मतलब 4 हो गया। ये आपका नया वाला आपका बिल हो गया। अब इसने कहा कि इसके कारण बिल मेरे बच्चे 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया।
अगर आप ऐसे नहीं परसेंटेज से समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझो, यानी कि मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा कि पहले अगर बात करेंगे बिल अगर 100% था तो मेरे बच्चे 50% बढ़ गया, मतलब 150% हो गया। 100 से 150% हो गया, पहले 100% था, 50 और बढ़ गया 150% हो गया। बोलो क्लियर है? पहले बिल कितना था? 100% था, अब 50% और बढ़ गया 150% हो गया, यानी 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 3 बार। यानी पुराना बिल मेरे बच्चे अगर जो कितना का था 2 का, तो नया बिल 3 का होगा। लेकिन पुराना बिल है कितना? 8 + n का, और नया बिल कितना है? 4 + 2n का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n बराबर 16 आ गया। मेरे बच्चे n बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। बिल्कुल सत्य बात है। अब आपसे क्या बोला है? शुरुआत में काले और भूरे मोजों की संख्या का अनुपात बताओ। काले और भूरे मोजों की संख्या का अनुपात, ब्लैक और ब्राउन का रेशियो बताओ, ब्लैक और ब्राउन का रेशियो बताओ। साथियों अगर बात करेंगे ब्लैक कितने हैं? 4 और ब्राउन कितने हैं? साथियों आपको पता है 16। 4 और 16 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। बिल्कुल सत्य आंसर यही हो जाएगा आपका, सी फॉर चेन्नई। सभी साथी बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। अब मुझे बताओ कोई बच्चा ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो? राजेश, मीनाक्षी, सर न्यू वाले को ऊपर ही क्यों रखा? मेरे बच्चे नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम नीचे रख लेना। अगर तुम्हारा मन ऐसे करे कि नीचे रखना है तो नीचे रख लो। आपको पता है शुरुआत वाला बिल अगर 2 रुपए का है तो दूसरे वाला बिल मेरे बच्चे है क्या? शुरुआत वाला कितना था? 8 + मेरे बच्चे n था, और दूसरा वाला कितना है? 4 + 2n है। अब उसने कहा वृद्धि के बाद तो नया वाला जो है, नया वाला ही में तो बढ़ गया है दाम। तो शुरुआत वाला अगर 2 रुपए का है तो भाई बढ़ने के बाद 3 हो गया। ये वाला नया वाला है, तो ये अगर नीचे रखोगे तो 3 नीचे आएगा। अगर तुम रखोगे कि 4 + 2n और ऊपर लिखना है 8 + n, तो लिख दो, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा। जैसे तुम्हें लिखना है लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बोलो क्लियर है? एक बार बताओ भाई ये बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? चलिए, ये बात सभी के समझ में आई। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। मेरे बच्चे सभी के समझ में आया तो एक बार यश बोल देंगे, हाँ है ना? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं और चीजें हो जाएंगी। हाँ, चलो भाई, एक और इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपको दे दे रहा हूं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखो। हमसे बोला गया है एक व्यक्ति 10 भौतिकी, मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये आए हुए सवाल है रेलवे में। एक व्यक्ति 10 भौतिकी की किताबें और कुछ रसायन शास्त्र की किताबों की मंगवाता है। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की कीमत से दुगनी है। बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिकी और रसायनों की शास्त्रों की किताबों की संख्या आपस में बदल दी, जिसमें मेरे बच्चे बिल जो है, जिसके कारण बिल जो है 12.5% की कमी आती है। 12.5% की कमी आती है तो मूल बिल में भौतिक किताबों की संख्या रसायन किताबों की संख्या से अनुपात क्या है? सभी साथी बताएंगे। सेम वही है, वही डेटा, वही सारी चीजें, वही सब कुछ है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए मेरे बच्चे ध्यान से देखो सवाल क्या कह रहा है, प्यारा सा सवाल है, एक बार जल्दी से देखेंगे। आइए और समझिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आप कहेंगे सर प्रश्न में क्या कह रखा है? देखो भाई, अब ये कह रहा है जी एक आदमी है, इसने फिजिक्स की किताब को ऑर्डर किया, फिजिक्स की किताब और केमिस्ट्री की किताब ऑर्डर करी। ध्यान से समझना मेरे बच्चे। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि भैया 10 तो फिजिक्स की किताब थी, 10 तो फिजिक्स की किताब थी, केमिस्ट्री की n थी। बोलो क्लियर है? ये किताबों की संख्या है। अब साथियों जो प्राइस की बात बोल रहा है, कीमत जो है भौतिकी की किताब की कीमत से दुगनी है। रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिकी की किताब से दुगनी है। यानी अगर इनके प्राइस की बात करें, जो केमिस्ट्री का जो प्राइस है भौतिकी से दुगना है, यानी भौतिकी 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये प्राइस का रेशियो दे रखा है। अगर बिल की बात करेगा, इसके कारण हुआ क्या कि बिल बनाते समय इसे क्या करना था? ध्यान देना था। तो वास्तव में बिल कितने का बनता? 10 × 1 यानी 10 + 2 × n 2n, ये वास्तव में बिल का प्राइस हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि भाई साहब ने इनकी संख्या बदल दी, ये संख्या इसकी मान ली और ये संख्या मेरे दोस्त इसकी मान ली, जिससे बिल जो है 12.5% कम हो गया। बिल कितना कम हो गया? 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? आप कहेंगे 1/8, यानी 8 रुपए का बिल बनना चाहिए, 1 रुपए की कमी हो गई तो सर कितना हो जाएगा? बिल अगर ओरिजिनल 8 रुपए था, 1 रुपए की कमी हो गई तो कितना हो गया? 7। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल बिल हमारे हिसाब से 8 नहीं था,
हमारे हिसाब से तो 10 + 2n था, तो 8 कहाँ है? नीचे, तो यहाँ क्या आएगा? 10 + 2n नीचे आएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। संख्या बदलने के कारण बिल क्या हो गया? 10 × 2 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस मेरे बच्चे कितना होगा? 1 × n मतलब n हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आई? एक बार ध्यान से समझेंगे, बोलो हाँ है ना। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 20 × 8, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा, प्लस मेरे बच्चे 8n हो जाएगा, 8n हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 7 × 10 यानी 70 हो जाएगा, और 7 दूनी 14n हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी सर। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको पता चलेगा, ये n जो है उधर जाएगा, 14n में से 8n घटेगा तो 6n आएगा, और ये अगर 160 में से मेरे बच्चे 70 घटेगा तो आपको पता है 90 आएगा। तो n बराबर कितना आएगा? आप कहेंगे सर n बराबर, आप कहेंगे कितना आएगा? काट दो मेरे बच्चे, 15 × 6 = 90, 15 आ जाएगा। यानी संख्या कितनी हो जाएगी? 15। संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 15 हो जाएगी, n बराबर 15। अब सवाल में क्या बोला गया है? मूल भौतिकी और किताबों की संख्या रसायन शास्त्रों की संख्या से अनुपात। फिजिक्स की कितनी किताबें मेरे बच्चे? फिजिक्स की कितनी है? 10 है, और केमिस्ट्री की कितनी निकाली? 15। इनका रेशियो आपसे पूछा है, तो साथियों कितना आएगा? 2 बार ये कटेगा, 3 बार ये कटेगा, यानी मेरे बच्चे 2:3 आएगा, और बिल्कुल D फॉर डेल्टा राइट आंसर है। एक बार यस और नो बताएंगे। 12.5 1/8 कैसे आया साथियों? मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। 12.5%, 12.5% मतलब 1/8 होता है। नहीं पता तो ऐसे करेंगे, पॉइंट हटेगा 10 ले हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो 100 का मेरे बच्चे क्या होगा? डिवाइड होगा। मेरे बच्चे 25 से काटेंगे 5 बार, और 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो मेरे बच्चे आपको पता हो जाएगा ये 1 बार, और ये 8, 1/8 आएगा। यानी 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बताओ, सवालों में मजा आया तो एक बार यस बोल देंगे, हाँ गुरुजी मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी एक बार यस बोल देंगे, लास्ट में पता नहीं क्या बताया, समझ नहीं आया। एक बार फिर से देखो आपका। हाँ, मेरे भाई देखो ध्यान से समझो, एक बात बताओ, अगर आपको पता है फिजिक्स की कितनी किताब है? 10 है, केमिस्ट्री की n है, बोलो हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे फिजिक्स का जो आपका प्राइस है वो 1 रुपया आपका है, तो केमिस्ट्री का 2 रुपया, क्योंकि यहां दे रखा है कि भौतिकी की किताब की कीमत 2 गुनी है, से 2 गुनी है। केमिस्ट्री का जो प्राइस है, रसायन विज्ञान की जो शास्त्र की किताब है, जो भौतिकी की किताब से 2 गुनी है। फिजिक्स के कितना है? 2 गुनी है। फिजिक्स से दुगनी है, फिजिक्स से दुगनी है। आप कहेंगे जी सर। अगर ये बात सत्य है तो आप फिजिक्स की 1 रुपए की है, तो आपकी केमिस्ट्री की 2 रुपए की है। 10 × 1 मतलब 10 हो गया, ये 2n हो गया। साथियों बिल्कुल क्लियर है? 10 + 2n हो गया। ये पहला प्राइस था, पहला खर्चा था। अब हुआ क्या? क्लर्क नशे में था और इसने क्या है? संख्या बदल दी। ये संख्या इधर आ गई, ये संख्या इधर, तो 10 × 2 करेगा तो 20 हो जाएगा, और मेरे बच्चे 1 × n करेगा, n हो जाएगा। नया आपका बिल इतना है, पुराना इतने का था, जिससे 12.5% बिल जो है मेरे बच्चे कम हो गया। 12.5 का मतलब 1/8, 8 में से 1 का कम हो गया, 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, n बराबर 15 आ गया। रेशियो आपके सामने है। अब तो क्लियर है? चलिए भाई, 7 व 8 कैसे लिख लिए? अब तो समझ में आया मेरे भाई? क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? शॉर्ट है मेरे बच्चे, बहुत शॉर्ट है ये बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है मैंने, है ना? हाँ, और इसी सवाल को अगर एग्जाम में करेंगे तो आपको केवल ये लाइन लिखनी पड़ेगी मेरे बच्चे, ये वाली लिखनी पड़ेगी, ये वाली लिखनी पड़ेगी। चलिए साथियों, बहुत प्यारा सवाल है। देखो देखो मैं आपको बताऊं, एग्जाम में अगर आपके 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 25 ऐसे आएंगे जो 20 सेकंड में, 10 सेकंड में, है ना, या 30 सेकंड में हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 40 सेकंड में होंगे, या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1 डेढ़ मिनट भी ले जाएंगे। तो हमें हर एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है? हमें हर एक सवाल को समझना है। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के समझ में आया? तो ये सवाल हो जाएंगे मेरे बच्चे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, ये सवाल आपके सवाल एग्जाम में आते हैं। ये मोमबत्ती वाले मैंने वहां करा दिए थे, ये वाले सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये वाले सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। देखो भाई क्या ए जो है बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए जो है बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो बोल रहा है जी, ए जो है
बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, बी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, ये आपसे बोला गया है। और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है 1/CQ, ये आपसे बोला गया है, ये आपसे बोला गया है। ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अंडर रूट बी के, और ए आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल है सी का क्यू के। ये सवाल बोला है ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी, ये आपसे बोला है। तो यहां अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर ये आपको चीजें देखने को मिलेगी कि ए बराबर कोई कांस्टेंट के होगा, और कांस्टेंट के इंटू क्या हो जाएगा, रूट बी अपॉन मेरे दोस्तों सी का क्यू। ये एक रिजल्ट बन जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये जिस तरह से सवाल ने बोला है ये एक रिजल्ट बन जाएगा। ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो फिजिक्स में आप पढ़ते थे, आप फिजिक्स में पढ़ते थे। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? ध्यान से समझो मेरे बच्चे। हाँ, तबीयत सही नहीं, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बुखार है, तबीयत खराब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। ए जो है इस तरह से पता चल गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अंडर रूट बी के और इनवर्स प्रोपोर्शनल है सी स्क्वायर के। अब मेरे बच्चे यहां से पहले कोई कांस्टेंट है, अगर क्यों, क्योंकि अगर आप ये इनवर्स प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट के मानना पड़ता है। तो जब ये बोल रहा है जब b बराबर 27 होता है, b बराबर कितना होता है, b बराबर मेरे बच्चे 27, ये कह रहा है a वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ b एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ c, a इज 15। मेरे बच्चे अगर यहां से अगर आप देखेंगे b बराबर अगर 27 है, b बराबर कितना है 27, और c बराबर अगर 2 है तो a बराबर 15 होता है। तो यहां से आप कांस्टेंट k का मान बता सकते हैं। a बराबर कितना है, a बराबर मेरे बच्चे 15 है, कब k कांस्टेंट रहेगा, जब b मेरे बच्चे कितना है, b आपका 27 है, b कितना है 27 है अंडर रूट 27, और c कितना है 2 है, तो 2 का क्यू, यहां से कांस्टेंट k का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे साथियों, अब आप कहेंगे 15, ये थोड़े अच्छे सवाल होते हैं इसीलिए मैं आपको हर एक लेवल के सवाल करा रहा हूं। 27 को लिख सकते हैं 9 3 27 यानी 3√3 लिख सकते हैं साथियों, 3√3, और अपन क्या लिख सकते हैं 8। अगर मेरे बच्चे में बात करूंगा यहां 3 से कटेगा कितने बार, 5 बार, ये 5 इधर जाएगा, 5 8 40, तो यहां से कांस्टेंट के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/√3। कांस्टेंट के बराबर क्या आएगा, 40/√3। कांस्टेंट के बराबर कितना देखिए भाई, कांस्टेंट के बराबर कितना आएगा, 40/√3। एक बार समझ लेंगे, ये सवाल अच्छे लेवल के हैं तो थोड़ा समझ लो मेरे बच्चे, 40/√3 हो जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, 8 पंजे 40। अब के का ये करा, के का मान पता चल गया। अगर a बराबर 9 है, c बराबर 2 है, तो b का मान क्या आएगा। अब हमसे बोला है कि यहां बोला है a बराबर अगर 9 है तो a की जगह 9 रखो, इंटू के की जगह क्या रखेंगे, 40/√3, के की जगह क्या लिखेंगे, 40/√3, इंटू मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, आपको पता है अंडर रूट बी हो जाएगा, और अपॉन सी का मतलब क्या है, सी की जगह 2 बोला है तो 2 का मेरे बच्चे क्यू हो जाएगा। अब आप 2 का क्यू का मतलब कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 से अगर 40 कटेगा 5 बार कटेगा, ये हो गया 9√3 हो जाएगा साथियों। और यहां अगर बात करेंगे साथियों, अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है संख्याएं, अगर ये स्क्वायर रूट बोला है तो यही हो सकता है, ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बी का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई, अगर मेरे बच्चे यहां देखेंगे ये इधर आ जाएगा, तो साथियों ये कितना आ जाएगा, 9√3। मेरे बच्चे यहां तक छोड़ो पहले, है ना, अब इससे आगे की कहानी मैं यहां बता दे रहा हूं। देखो ये √3 इधर आएगा और 5 नीचे आएगा, यानी रूट बी बराबर कितना आएगा, रूट बी बराबर क्या आएगा, 9√3/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है जी सर। साथियों अगर मैं बात करूंगा तो यहां अब मुझे दोनों का वर्क करना है, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, जब बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो b बराबर कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 81 गुना 3 करूंगा तो मेरे बच्चे 243 हो जाएगा, यानी आंसर 243/25, यानी आंसर क्या आएगा, ए आएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है, ए बिल्कुल सत्य आंसर है।
हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है, एक बार यश और नो बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त। अब मैं बताऊं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप फोड़ दो या फिर छोड़ दो, क्योंकि ये वो सवाल है जो मेरे बच्चे दुनिया छोड़ देती है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आपको अगर समझ में पहले समझना है, तुम्हें लगेगा यार इतना बड़ा सवाल है कैसे करेंगे, दिमाग में तो है, बुद्धि खराब हो रही है गुरुजी, क्या करें हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे बच्चे ये सबके साथ ऐसा होता है। अब इसे 90% तो छोड़ देते हैं, हमारे बस की ना है, हम छोड़ दो, और उसे 10% लोग कर लेते हैं। वही मेरे बच्चे क्या है, बार बार रिपीट करने के बाद में इसको इतना शॉर्ट बना लेते हैं कि ये दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हर एक लेवल के सवाल कराता हूं, चाहे आसान हो चाहे टिपिकल हो, कोई भी हो। और ज्यादा टिपिकल सवाल नहीं है, जितना कहा है उतना करना है। देखो भाई, फिर से देखो, सवाल में बोला ए जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है बी के अंडर रूट के, और ए इनवर्स प्रोपोर्शनल है सी स्क्वायर के क्यू के। तो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे अपने 11th क्लास में, और इनमें पढ़ा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के मानते थे, है ना, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो उस तरह से आप देखते थे। चलिए भाई दोबारा देखो ए बराबर क्या होगा, रूट बी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और सी के क्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसे कांस्टेंट के की जगह रख देंगे। कांस्टेंट के का मान कैसे निकलेगा, एक बार बोला है ए बराबर आपको दिया था शुरुआत में, ए बराबर मेरे बच्चे कितना था 15, और बी बराबर आपका 27 और सी बराबर 3, तो दिया था। ये वैल्यू रख के मैंने कांस्टेंट के निकाला। अब कांस्टेंट के का वैल्यू हमने यहां रख दिया, और हमें वैल्यू किसका निकालना था, कांस्टेंट के का रख के हमें वैल्यू निकालना है बी का। तो बी बराबर आपको ए बराबर कितना है, ये वैल्यू ए बराबर 9 है, ए बराबर कांस्टेंट के बराबर 40 बटे रूट 3 इंटू रूट बी और बटे मेरे बच्चे सी का होल क्यू। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आपके सामने देखने को मिल रहा है 243 बटे 25। एक दो बार आप रिवाइज कर लेना तो आपके समझ में आ जाएगा। सभी के समझ में आया? इसे निकाल के एक बार निकालिए, उसे बाहर निकाल, इसे निर्मल तिवारी को बाहर निकाल के यहाँ मुर्गा बना दे, इसे निकालिए, उसे बाहर निकाला, अभी निकाल के लेके आए इसे, और यही मेरे सामने, नहीं नहीं नहीं, यही निकाल के ला, यहाँ मुर्गा बना इसे, घर जाए इसके और बुला के ला, पकड़ के ला इसे, वैसे मुर्गा बना दो यहाँ पे है। चलो, क्योंकि बेवकूफ ऐसा है, इसे ये नहीं पता सवाल कितना बेहतरीन चल रहा है, उस सवाल पे तो ध्यान ही नहीं है, कमेंट कुछ और ही किए जा रहा है? मेरे बच्चे ये सवाल आ गया फोड़ देगा तू, फिर कहेगा दोबारा कि इस सवाल को समझा दो। अब बावली पूछ एक बार दिमाग में रख लिया करो, कितना बेहतरीन तरीके से सवालों को समझाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मैं छाट छाट के लेके आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, और मेरे बच्चे क्या है बेहतरीन तरीके से आए हुए और आने की संभावना है। जो चीजें चल रही है प्रेजेंट पे ध्यान नहीं है, भविष्य पे ध्यान है या भूतकाल पे ध्यान है, इसे कर लो मेरे बच्चे, हैं समझ रहे हो ना? तभी तो ओवर कॉन्फिडेंट या फिर लो कॉन्फिडेंस में मरते हो तुम, ठीक है? तो इसीलिए जब कभी पढ़ाया जाए, मैं आपको एक बार अंतिम बार आपको समझा रहा हूं, जब कोई चीज पढ़ाई जाए तो उस पर केवल और केवल पढ़ने पे फोकस करो। कोई चीज उससे रिलेटेड नहीं समझ में आ रही तो पूछो, जब चीजें हो गया, हाँ जब चीज हो जाए उसके बाद तुम जो मन करे वो पूछो, जो मन करे करो, है बाकी आपकी मर्जी है मेरे बच्चे, मेरा काम है आपको बताने का, और फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना है वो कर सकते हो। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखो, एक बार प्यारा सा सवाल पूछा है, जल्दी से देखो, इस सवाल का आंसर बताएंगे। देखो भाई, दिया गया है कि y जो है अंडर रूट x के व्युत्क्रमानुपाती है, गिवन y इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x एंड x बराबर 36 है और y बराबर 36 है, तो y बराबर 54 है, तो x का मान क्या होगा? जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, बताइए भाई। हाँ भाई, एक बार बताओ, निर्मल तिवारी इसका आंसर बताएगा। बेटा तिवारी, और तेरी नहीं खत्म होगी बीमारी, क्योंकि तू पूछता है 3 बारी, फिर भी तुझे बता दिया जाता है, और फिर भी नहीं तेरे समझ में आ रही है, तू क्या कर रही बता दे, है फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रही। चल मेरे भाई, तो इसका मतलब बादाम खा ले, है और बुद्धि बढ़ा ले थोड़ी। आ जाओ भाई, सबके समझ में आया? एक बार जल्दी से देखेंगे, फटाफट से आंसर बताओ, बोलो मेरे बच्चे, बेहतरीन सवाल है। चलिए जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार फटाफट से बताए। हाँ भाई देखो, जल्दी बताओ कौन बताएगा? मेरे बच्चे मेरे लाडलो एक बार समझेंगे। बेटा क्या कह रहा है,
दिया गया है कि y जो है अंडर रूट एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। y जो है अंडर रूट एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, y जो है अंडर रूट एक्स के व्युत्क्रमानुपाती है, ये है। बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरे बच्चे अगर y बराबर देखेंगे, y बराबर कोई कांस्टेंट k है, k अपॉन रूट एक्स मानोगे। अब पहले तो k का मान बताओ, वो k क्या है? तो y बराबर जब 36 है तो x बराबर भी 36 है, यानी y बराबर 36 है तो k अपॉन रूट 36, x बराबर क्या है? रूट 36। अब मेरे बच्चे यहां से k का मान निकालोगे तो k बराबर कितना आएगा? यहां से मेरे बच्चे k का मान निकालोगे, k बराबर ये इधर आ जाएगा, 36 गुना 6 हो जाएगा, 36 गुना 6। और क्योंकि रूट 36 का मतलब 6, 36 गुना 6 हो जाएगा। k बराबर कितना आएगा? 36 गुना 6, और कितना हो जाएगा? 216। 6 छिक्के 36, 36 18 और 216 हो जाएगा। k का मान कितना हो गया? 216 हो गया। अब इस k का मान 216 हो गया, जब कह रहा है y 54 है, y का मान 54 है, तो आप बताओ x का मान क्या होगा? y की जगह क्या रखना है? 54 रखना है। k की जगह कितना रखना है? k की जगह 216 रखना है, और x यानी अंडर रूट एक्स। बोलो हाँ है ना? वेरी गुड भाई। 9 से आप 6 से काटो मेरे बच्चे, 9 से 54 से भी काट सकते हैं। कितने बार कटेगा? 4 चौक 16, 4 बार कटेगा। इससे कितने बार कटेगा? 4 बार। यानी रूट एक्स बराबर कितना आएगा? 4। तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 16। x बराबर 16 आ जाएगा, यानी C फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन आंसर है। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। राधिका बेटा बिल्कुल सत्य आंसर है। आपको सॉल्व करने में, हाँ मेरे बच्चे आशीष, ये केवल सॉल्व करने में टाइम नहीं है, ये बेटा समझाने में टाइम है। हाँ भाई, समझाने में टाइम लग रहा है आपको, हर एक चीजों को समझाते हुए। चलो, समझ में आया? आ गया समझ में? चलो भाई, समझाने की बात हो रही है, बाकी जब इसे करोगे तो कुछ है ही नहीं, फिर तो दिमाग में सीधे सीधे करना है। क्या करना है मेरे भाई? मेरे दिमाग में आएगा कि आपको पता है x जो आपका अंडर रूट एक्स जो है y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो मैं सीधा करूंगा कि y बराबर क्या हो जाएगा? k अपॉन अंडर रूट एक्स, यानी 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 36 गुना 6 करूंगा 216 हो जाएगा, यानी k की जगह 216। यानी मैं जो करूंगा लास्ट में लाइन 1 लिखूंगा कि आपका y बराबर कितना है? 54, और आपको पता है k की जगह 200, आप कहेंगे 16 और अपॉन अंडर रूट एक्स, और यही लाइन पर आके आप सीधों को 4, ये 4 बार काटेंगे, अंडर रूट एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर 16 आ जाएगा। एक लाइन में कर सकते हैं, केवल एक लाइन में। 1 अपॉन में क्यों किया? क्योंकि मेरे बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैंने कहा कि आपको पता है चाल जो है समय के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, यानी चाल बराबर क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। बोलो हाँ है ना? अगर दूरी कांस्टेंट है तो मेरे बच्चे चाल क्या है? आपको पता है, यहां से दिखाई दे रहा है, समय के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। स्पीड जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है कि मेरे बच्चे 1 अपॉन में रखते हैं, 1 अपॉन में रखते हैं, उल्टा है। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है। बोलो क्लियर है? ये वो सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे से छोड़ देते हैं, आप लोगों को नहीं छोड़ना है। बोलो समझ में आ गया? इनको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, अगर आपको लग रहा है समझ में तो आ गया, तो मेरे बच्चे एक बार रिवाइज और कर लेना। 36 किसका मान है? बहुत बेहतरीन, वाह सर। 36 सब यहाँ पे जो दिया था, x का मान भी 36 दिया है, y का मान भी 36 दिया है, हमने निकाला है नया x का मान 16। एक बार ये y का मान है, y की जगह 36 रखा और x की जगह 36 रखा, 36 और ये अंडर रूट 6 का मतलब 36 का 6 हो गया, 6 गुना 36 के बराबर 216। ऐसे करके किया भाई। एक बार रिवाइज कर लेना, जब जाके चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो मेरे बच्चे फ्यूज उड़ जाएंगे आपके, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएंगे, ध्यान रखना। चलो, सबके समझ में आया? ये बात क्लियर है भाई? आगे समझ में? एक प्यारा सा सवाल और करेंगे साथियों, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है? चलो, चलो ये वाला सवाल वैसे मैंने आपको करा दिया था, लेकिन ये आप देखेंगे ये वाला सवाल, एक ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी देखो।
पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। दक्षिणी गोलार्ध पर यह 1:14 है, तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए भाई, बहुत प्यारा सवाल है मेरे बच्चे, देखेंगे। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में यह 1:14 है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? साथियों समझो, पहले इसको समझने के लिए थोड़ा सा पृथ्वी को जान लो। और तुम सबको पता है पृथ्वी के बारे में। सर ये पृथ्वी है, मैंने कहा हाँ भाई, इस तरह से कुछ पृथ्वी है। जी सर। इसमें बीच में एक इक्वेटर लाइन है। जी सर है तो सही है, इक्वेटर लाइन है। मैंने कहा है ना इक्वेटर लाइन, आप कहेंगे हाँ सर ये इक्वेटर लाइन है। अरे थोड़ी सी टेढ़ी बनाने दे। नहीं बनाने देगा? कर्व नहीं आएगा क्या इसमें? कर्व नहीं आएगा क्या? चलो ये इक्वेटर लाइन है, मजा जब आता है जब कर्व आता है इसमें। चलो नहीं है तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। देखो भाई, इस तरह से ये ऐसे करके ये आपकी इक्वेटर लाइन है। ये इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री आप जिसे बोलते हैं, 0 डिग्री जिसे आप 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब इसमें ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। बोलो हाँ ना। ये दोनों पार्टों को बराबर बराबर में बांटती है। एक बात बताओ, अगर ऊपर वाले पार्ट का एरिया अगर 1 है तो नीचे वाले का भी पार्ट का एरिया 1 होगा। यानी जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। तो मेरे दोस्त पूरी पृथ्वी का एरिया कितना हो जाएगा? 1 और 1 मतलब होल अर्थ का एरिया कितना हो जाएगा? पूरी पृथ्वी का एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात सबके समझ में आई? जी सर कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। साथियों समझिए, अब इसके बाद क्या करना है। मेरे भाई बोला है कि भूमि और पानी का अनुपात पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, होल अर्थ पर आपका लैंड मतलब भूमि और पानी मतलब मेरे बच्चे वाटर, इसका रेशियो जो दिखाई दे रहा है वो 1:2 दिखाई दे रहा है। साथियों कितना दिखाई दे रहा है? 1:2 दिखाई दे रहा है। जी सर। जबकि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो आपका रेशियो है मेरे बच्चे कितना दिखाई दे रहा है? 1:14, 1:14 दिखाई दे रहा है। साथियों अगर मैं बात करूंगा, यहां अगर आप देखेंगे पूरा, अगर एरिया देखेंगे, पूरा एरिया, अगर पूरा एरिया की बात करेंगे तो यहां पानी 2 है, भूमि 1 है, पूरा एरिया कितना हो गया? 3 हो गया। यहां पानी मेरे बच्चे आपका कितना है? 14, और भूमि 1 है, तो पूरा एरिया कितना हो गया? 15। एक बात बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से समझना, हर एक बच्चे हर एक चीज को ध्यान से समझना। बहुत ही जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब अगर उसने कहा कि आपको पता है अगर सदर्न हेमिस्फीयर का एरिया कितना है, आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध का 1 है, पूरी पृथ्वी का कितना है बच्चे? 2 है, ये बात आपको पता है। यानी इसका ये दुगना होगा, लेकिन यहां तो पूरा एरिया 3 है, ये 15। पहले तो इन्हें बराबर करना है, तो ये 15 है, ये 3 है, तो इसको 5 से गुना करेंगे, 15 15 बराबर हो गया। अब बराबर हो गया। अब आपको पता है कि भैया पूरी पृथ्वी का जो एरिया है दक्षिणी गोलार्ध का दुगना है, तो बराबर नहीं होगा, 2 का गुना और होगा। कुल मिला के 10 का गुना करोगे तब ये 30 होगा, और ये ऑलरेडी 15 है। क्योंकि 30 होगा तभी 15 का दुगना होगा, तभी पूरी पृथ्वी का एरिया दक्षिणी गोलार्ध का दुगना होगा। कुल मिला के यहां 10 से गुना किया गया है, तो अंदर भी 10 से गुना किया जाएगा, नहीं तो व्यवस्था फेल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब पूरी पृथ्वी पर अगर भूमि कितनी है? 10 है, उत्तरी गोलार्ध में 1 है, तो 10 में से 1 उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो जाएगी? 10 में से 1 यहां चला गया, तो बचा कितना? 9। यहां टोटल 20 है, 20 में से 14 आपका पानी है, तो यहां पानी कितना है? 6। 14 में से आपका, आप कहेंगे 20 में से 14 6, यानी रेशियो अगर आप देखते हैं 3:2 होगा, 3:2 हो जाएगा दोस्तों, 3:2। यानी कि ए फॉर अपना ही आंसर सही है। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे, इनको सब उड़ा देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, क्यों करेंगे गुरुजी, हमारी तो बेयूज उठ रहा है। लेकिन जो बच्चे मेहनत करके सीख लेते हैं ना, वही तो मेरे बच्चे बाजीगर कहलाते हैं। हाँ भाई, चलो दोबारा समझा देंगे, तू टेंशन मत ले मेरे भाई, मैं हूं ही समझाने के लिए, मेरा काम ही समझाने का है, तू टेंशन मत ले। है भाई, तेरा दोबारा समझाएगा, टेंशन ना ले। चलो, पूरा एरिया 2 है तो 3 कैसे हो गया? अरे मेरे भाई बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे, रेशियो है ये रेशियो है 2:1। यानी कि अगर मेरे बच्चे दक्षिणी गोलार्ध 1 एरिया होगा तो ये 2 होगा, रेशियो है मेरे भाई, एग्जैक्ट थोड़ी है।
एग्जैक्ट तो तुझे भी नहीं पता कितना एरिया, तुझे पता है, याद है या भूल गया? चल मेरे भाई, रेशियो है ये, मान लिया कि अगर ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, यानी अगर ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, या अगर ये 10 है तो ये 10 है तो ये 20 होगा, ये अगर 10 है तो ये 20 होगा, ये 40 है 60 80 होगा, ये 50 है तो 100 होगा, ये 90 है तो 180 होगा, डबल होगा, डबल होगा। सबके समझ में आया? ठीक है भाई, समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। आ गया समझ में? चलिए साथियों, ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। साथियों यहां आपको पता है उत्तरी गोलार्ध अगर एरिया 1 है तो मेरे बच्चे दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा, दक्षिणी गोलार्ध का भी 1 है, पूरी पृथ्वी का 2 है, यानी आपका पूरी पृथ्वी का, और मेरे बच्चे अगर बात करेंगे उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। पूरी पृथ्वी पर भूमि 1 है, पानी 2 है, टोटल 3 हो गया, यहाँ 1 है, 14 15 हो गया। अब मेरे बच्चे ये इसका डबल दुगना होना चाहिए, तो पहले तो इसे बराबर करेंगे, यानी 15 है, ये 3 है, तो 5 से गुना करेंगे, बराबर हो गया। अब बराबर नहीं है, दुगना है, इसलिए 2 से गुना, और कुल मिला के 10 से गुना होगा, तो 10 से यहां गुना, 10 से यहां गुना, तो 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया तो ये 9 बचेगा, ये 20 में से 14 गया तो 6 बचेगा, यानी रेशियो कितना आ गया? 3:2। बिल्कुल सत्य आंसर है, यही मेरे बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। राहुल मेरे बच्चे एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, जो बच्चे दोबारा हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेना। एक और ऐसा सवाल करा दे रहा हूं, तुम परेशान मत हो बिल्कुल, ठीक है, कोई परेशान नहीं होगा, एक और ऐसा ही सवाल करा देता हूं, समझो और देखो भाई, सेम उसी पैटर्न का सवाल है, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। सर जी 2 गुना कहां बोल रहा है? सही कह रहा है, ये तो कहां बोल रहा है 2 गुना, सुनते हो नहीं तुम। चलो भाई, अब ये एक बार फिर से सवाल देखो, इस सवाल में सब समझ में आ जाएगा, हर एक चीज को समझाऊंगा, टेंशन मत लो। 2 गुना के लिए सर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला। मेरे बावले से हो, तुम क्या करूं मैं तुम्हें, हैं? तुम छोटे छोटे से मुन्ना से हो। अरे नहीं ऐसे मत कहो सर, हम बहुत जवान हैं, ऐसे करके बेइज्जती कर रहे हो हमारी, बहुत पहलवान है हम तो। आओ अभी समझाएंगे, टेंशन मत लो, अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, भाई है तुम्हारा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का है, भाई है तुम्हारा, इधर देखो, चलो आओ इधर देखो मेरे दोस्त। हाँ भाई देखो भैया, संपूर्ण पृथ्वी पर थल व पानी का अनुपात ये दिखाई दे रहा है, थल मतलब भूमि और ये पानी। साथियों तुम जो बार बार कह रहे हो ना 2 तो दिया ही नहीं है, दुगना कहाँ दिया है? मेरे बच्चे दुगना नहीं दिया, कॉमन सेंस का यूज करना था इस सवाल में। यार तुम थोड़ी सी अपनी अकल भी लगाओगे, नहीं लगाओगे? या सब कुछ आप ना अपनी अकल लगाओगे नहीं, सब कुछ सवाल से लगवाओगे, जैसे ये है बेटा। अब तुम्हें पता है जो पूरी पृथ्वी है मेरे बच्चे, जो इसे भूमध्य रेखा रेखा होती है, मैंने पहले ही बताया था, इक्वेटर लाइन होती है, वो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, नहीं बांटती है? मैंने बताया था, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। पहले ही बोला था 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर इस वाले पार्ट का एरिया अगर 1 है तो इस वाले पार्ट का 1 होगा, 1 + 1 पूरी पृथ्वी का कितना हो जाएगा? होल अर्थ का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताओ दुगना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पूरी पृथ्वी का और दक्षिणी गोलार्ध का 2:1, या पूरी पृथ्वी का और उत्तरी गोलार्ध का 2:1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था मेरे भाई, इतना तो लगा सकते थे ना, है? चलो समझ में आया? अब मेरे भाई आप बताओ, बस इतना समझना था, 2 कहां से आया? अबे भाई कॉमन सेंस लगाना था। उत्तरी गोलार्ध का भी दुगना होगा पूरी पृथ्वी का एरिया, दक्षिणी गोलार्ध का भी दुगना होगा मेरे दोस्त, बस हो गया। संपूर्ण पृथ्वी की बोला है, संपूर्ण पृथ्वी होल अर्थ, होल अर्थ पर भूमि, लैंड का मतलब क्या है? भूमि, और जल का मतलब क्या है? वाटर। इनका रेशियो कितना है? 7:3। साथियों कितना है? 7:3 है, बहुत बढ़िया। जबकि सवाल में बोला है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेरे बच्चे, उत्तरी गोलार्ध में साथियों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये रेशियो कितना है? आप कहेंगे 3:2 है साथियों। अब थे को थोड़ा समझना पड़ेगा, 3:2 है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, ध्यान से समझना, पूरी पृथ्वी का यहां आपको दिखाई दे रहा है 7 और 3 कितना दिखाई दे रहा है? 10, और उत्तरी गोलार्ध में कितना दिखाई दे रहा है? 5। तुम्हारी किस्मत चमक गई, मान लो मेरी बात। कैसे सर? आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में अगर 5 है तो पूरी पृथ्वी पर कितना है? 10 है। आपको पता है पूरी पृथ्वी पर अगर 2 होगा तो उत्तरी गोलार्ध में 1 होगा, 2:1 होना चाहिए।
तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है, ऑलरेडी यहाँ 2:1 है। कैसे? ये 5 है तो 5 का डबल 2 है, इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर मेरे बच्चे दुगना नहीं होता ये इसका, तो पहले बराबर करके 2 का गुना और इस तरह से कर रहे होते। पहले बराबर कर रहे होते, फिर 2 का गुना कर रहे होते। यहां तो ऑलरेडी दुगना है, ऑलरेडी दुगना है, इसका मतलब अब कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है भूमि कितनी है? 7, और यहां भूमि कितनी है? 3। 7 में से 3 गया तो मेरे बच्चे कितना बचेगा? आप कहेंगे 4। यहां 3 है, 3 में से 2 गया तो मेरे बच्चे 1 बचेगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। दक्षिणी गोलार्ध में आपका कितना आएगा? 4:1 आ गया। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आई? अब यहां तो कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, एक नीचे वाला 5 है, ऊपर वाला 10 है। बोलो हाँ या ना? बताइए सभी बच्चे बता। राजा मेरे भाई, अब एक मैं आपसे बात पूछ रहा हूं मेरे बच्चे, बाद में बात करूंगा सभी। एक बात बताओ, तुम्हें पढ़ना है या नहीं पढ़ना? ये बताओ मुझे, केवल ये जवाब दो, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है या नहीं? या नहीं लेना है या नहीं? पढ़ना है या नहीं? एक बार बताओ। आप कैसी बात कर रहे हो सर, बैच में है। मेरे बच्चे सिलेक्शन लेने वाले कुछ थोड़ा सा अलग चीजें करते हैं। पता है सिलेक्शन लेने वाले थोड़ा अलग क्या करते हैं? पढ़ा तो मैं हजारों बच्चों को रहा हूं, लाइव बच्चे हजारों लाइव है ना? आपके इसी तरह से लाखों बच्चे इधर उधर बैठ रहे हैं। अब मेरे भाई होगा क्या? आपको करना ये होगा मेरे दोस्त, आपको जो चीजें बताई जा रही हैं उनको करो। मेरे दोस्त मैं यहां जो आपको पढ़ा रहा हूं, उसके लिए क्या करना है? जो पढ़ा रहा हूं यहां पर, उसे आप एक बार घर पे जाके रिवाइज करो। रिवाइज करो मेरे बच्चे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर से वीडियो देख लो, वीडियो देखो और फिर चीजें करो। एक तो ये है, रिवीजन करो। जो प्रैक्टिस अगर दे रखी है उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके चीजें हो पाएंगी। ठीक है। तीसरी चीज, अब मैंने आपके लिए यूट्यूब पर मेरे बच्चे डेली आपको वाईटी पर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहां से तो आप मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ में मेरे बच्चे रिवीजन कर लो। अब यूट्यूब पर जो डेली 10 बजे क्लास होती है, नाम उसका भले ही एसएससी जीडी का है, लेकिन मेरे बच्चे वो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि टॉपिक वाइज चल रही है। मेरे बच्चे टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें टॉपिक वाइज। क्या आपके यहां पर पाइप एंड सिस्टम नहीं आता? बिल्कुल आता है। आज मैंने जब पाइप एंड सिस्टम पढ़ाया था, तो क्या पाइप एंड सिस्टम आपके यहां पर नहीं आता? बिल्कुल आता है। आता नहीं आता? अब मेरे बच्चे, क्या आपके यहां पर टाइम एंड वर्क नहीं आता? क्या आपके यहां पर रेशियो नहीं आता? मेरे बच्चे सब वही है। बोलो हाँ है ना? अब इतनी सारी चीजें मैं आपको जब करा रहा हूं वहां पर, इतनी सारी चीजें अगर आपको करा रहा हूं वहां पर, तो वहां आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? वहां आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सपोज दैट जैसे रेशियो मैंने यहां कराया, तो यहां कुछ और तरह के क्वेश्चन कराए, वहां प्रैक्टिस के लिए मेरे बच्चे और क्वेश्चन ले आया मैं। तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए 2-2 बार मौके मिल रहे हैं। तो आपको मेरे बच्चे वो आपको बिल्कुल करना चाहिए, है ना? अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है ना? क्योंकि मैं आपके लिए पूरे एफर्ट लगा रहा हूं। मैं उस सीरीज को इस तरह से लेकर चल रहा हूं कि चाहे रेलवे वाला बच्चा देखे, चाहे उससे मेरे बच्चे जीडी वाला देखे, सबके लिए उपयोगी रहे। चलो आ गया समझ में? अच्छा, जीके की क्लास होती है, तो जीके की होती है तो मेरे बच्चे आप कोशिश किया करो, अगर कोई भी चीजें अगर लग रहा है। हाँ समझ गया मैं। तो मेरे बच्चे देखो, एक्चुअली क्या है, अगर तुम्हें जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा लग रही है, अगर लग रहा है कि जीके को हम कर सकते हैं, तो उसे स्किप करके आप मैथ्स को ले सकते हो। लाइव क्लास यूट्यूब पर आप देख सकते हो, जैसे आपको लगता है ना? तो बेहतरीन ये होगा कि मेरे साथ आप जुड़े रहें। वहां अब अगर आप जुड़े रहेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, जो कंप्लीट टॉपिक का रिवाइज होगा, चीजें होंगी। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजों को करो यार, नोट्स बनाओ, क्योंकि समय मेरे बच्चे आपका एग्जाम जो एनटीपीसी का है, क्योंकि एग्जाम डेट आ चुकी है, एएलपी की आ गई, आरपीएफ एसपीआई की आ गई, आपका भी मार्च अप्रैल मई में आपका देखने को मिल जाएगा आपके साथ। ठीक है? तो इन चीजों को देखो, डेली क्लास लो, सुबह 10 बजे वाले आप क्लास में आया करो यूट्यूब में, और वहां अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन। ठीक है?
चलिए भाई, धन्यवाद। कल मैं आपका एक मॉक टेस्ट लूंगा और ये और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें भाई कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। हम्म।